नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं दिल्ली में, भारत की राजधानी। यहाँ जानने आए हैं दिल्ली की चुनावी सरगर्मियां। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, 2 चरण पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में 25 मई को चौथे चरण के चुनाव हैं। यहाँ की 7 सीटों पर हम यहाँ पर मौजूद हैं श्री राम अटल जी के साथ, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नई दिल्ली। इनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की इन 7 सीटों पर क्या रणनीति है। क्या पिछली बार की तरह 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप ले जाएगी, या कुछ सांसद और मंत्रियों के टिकट यहाँ पर कटे हैं उससे कोई असर पड़ेगा, या उनके अंदर कोई द्वेष की भावना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो दिल्ली का जो चुनाव है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहले भी यहाँ पे 2014 में भी और 2019 में भी 7 की 7 सीट बीजेपी को मिली थी, और इस बार भी ये 7 की सीटें जो है बीजेपी को मिलने वाली हैं। बस ये है कि फर्क इतना सा रहेगा कि इस बार जो जीत का मार्जिन है वो सभी सीटों पे बढ़ने वाला है। और रही बात पूरे भारत देश की मैं बात करूं तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बार 400 पार सीटें बीजेपी को मिलने वाली है। और मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट रीजन की, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का 2014 से पहले कोई वहां पे वर्चस्व नहीं था, आज वहां पे भी कमल खिलने लगा है। आप इस बात को आप भी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करेंगे कि जहां पे तमिलनाडु, कर्नाटका और साउथ में जहां पे बीजेपी का पहले कुछ भी होल्ड नहीं था, आज वहां पे बीजेपी के झंडे लहराने लगे हैं। पूरे देश में एक सकारात्मक बदलाव आया है। बहुत सालों से लोग चाह रहे थे कि कोई देश में ऐसा एक कोई नेता आए जो कि देश को आगे ले जाए, देश को विश्व गुरु के पद पर लेके जाए, और ऐसा एक व्यक्ति हमारे देश में हमें मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। और निश्चित रूप से पूरी देश की जनता में इस टाइम एक अलग ही उत्साह है, और भाजपा को जिताने के लिए सभी लोग उत्सुक हैं। क्या कारण हो कि तीसरी बार भाजपा को भारत की जनता सत्ता में चुने? आपने कहा 2 बार लगातार दिल्ली में क्लीन स्वीप हुआ है 7 सीटों पर। इसको राजस्थान से जोड़कर देखा जाए, वहां भी दोनों बार 2014 और 19 गठबंधन को मिलाकर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 19 में गठबंधन को मिली। इस बार वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज घटा, और अन्य क्षेत्रों में भी जहां जहां चुनाव हुए 2 चरणों के वोटिंग परसेंटेज घटा। क्या इसका कारण रहा? क्या इसका असर दिल्ली तक नहीं पड़ेगा? देखिए, वोटिंग परसेंटेज घटना निश्चित रूप से एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, और लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो या अन्य सभी जिम्मेदार व्यक्ति लोगों से आह्वान करते हैं कि मतदान आप जरूर करें, और बढ़ना भी चाहिए। और रही बात राजस्थान की, क्योंकि मैं भी राजस्थान से ही, मेरा होम टाउन मेरा राजस्थान में ही है, राजस्थानी हूँ मैं, तो राजस्थान में निश्चित रूप से 25 की 25 सीटें इस बार फिर से आने वाली हैं। जो एक हवा, ये झूठ के एजेंडे पे जो कांग्रेस और विपक्षी दल जो चल रहे हैं, जो एक ऐसा लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो। अब ये जब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने अमित शाह जी का एक वीडियो, इन्होंने फेक वीडियो बनाया कि इन्होंने जो आरक्षण खत्म कर देना है, तो ये झूठ के प्रोपेगेंडा पे चलकर और ये चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जैसे चैनल के माध्यम से हर एक बात लोगों तक पहुंचती है। सभी को पता है कि मोदी जी आरक्षण को खत्म नहीं करने वाले हैं, बल्कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि धर्म के आधार पर आरक्षण की रणनीति अपना रही है। अभी आपने कर्नाटक में देखा होगा, इन्होंने एक पर्टिकुलर समुदाय को धर्म के आधार पर आरक्षण का जो है इन्होंने पारित किया। ये देश को बांटना चाहते हैं, ये हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। जब बात आती है हिंदुओं की, तो ये राजपूत, जाट, ब्राह्मण, बनिया, इस तरह से ये बात करते हैं। लेकिन जब बात आती है आरक्षण मुसलमानों को देने की, तो ये लोग एक मुस्लिम वर्ड वहां पे लिख के, और ये उनको धर्म के आधार पर सभी को ओबीसी आरक्षण में शामिल करते हैं। तो ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को इस बार निश्चित रूप से पूरे देश की जनता सबक सिखाएगी, और जो कांग्रेस पहले 40 सीटों से भी इस बार कम में सिमट कर रह जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस और विपक्षी दल हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर नहीं बांट रही? इस देश की जनता ये जानना चाहती है कि हिंदू मुस्लिम फैक्टर पर बीजेपी कब तक वोट मांगे। बीजेपी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इस आधार पर चलने वाली बीजेपी पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो
या अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री जी हो या अन्य कोई भी नेता कभी भी ढोंग की राजनीति नहीं करते। अपने धर्म की आस्था पर चलते हुए दूसरों के धर्मों का सम्मान करते हैं। वो वोट के लिए कभी मस्जिद नहीं जाएंगे, वोट के लिए वो गिरजाघर जाके वहां पे दिखावे कि वहां पे हाथ जोड़ के प्रे नहीं करेंगे। अगर वो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ही जाएंगे, वो वोट के लिए वो ये इस तरह के ढोंग की राजनीति वो लोग नहीं करते हैं। अपनी उन्हें धर्म के प्रति पूर्ण आस्था है और दूसरों का भी वो सम्मान करते हैं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। दक्षिण भारत की आपने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराने शुरू हो चुके हैं। वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां अधिकतर दक्षिण राज्यों में हम देखें क्षेत्रीय पार्टियां हावी रही है अब तक। जहां जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव घटा है भारतीय जनता पार्टी हावी होती नजर आई है। लेकिन इस बार तेलंगाना हो या कर्नाटका हो, कांग्रेस एक बहुत अच्छे कमबैक के साथ वहां पे सत्ता में आई है। किस चैलेंज के रूप में इसको देख रहे हैं आप? कैसे दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत है, क्षेत्रीय दल और कांग्रेस गठबंधन में है, तो चैलेंज नहीं है? देखिए, अभी आपने 2 दिन से जो न्यूज में चल रहा है आपने सुना है, देवेगौड़ा जी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके परिवार में किस तरह का आपने देखा है, जो उनकी ही मेड के साथ किस तरह से स्त्रियों के प्रति उनका कैसा व्यवहार है, कैसे उन्होंने शोषण कर रहे हैं। तो आज पूरे साउथ के अंदर विपक्षी गठबंधन का पूरी तरह से हवा निकल चुकी है और जनता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ चुकी है कि अगर विकास की राह पे चलना है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 2014 तक देश के अंदर कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र का ही विकास होता था। बहुत सारी जगह को चुनाव के आधार पर या राजनीति के आधार पर डेवलपमेंट नहीं करती थी गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की सरकार है। 2014 तक अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के अंदर प्रतिदिन 14 किलोमीटर से भी नीचे की रोड की जो कंस्ट्रक्शन की जो पर डे की स्पीड थी, वो आज 28 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से हमारे देश में हाईवेज बन रहे हैं। 2014 तक अगर मैं बात करूं तो 97,000 किलोमीटर हमारे देश में हाईवेज थे। आज ये 1.5 लाख के आसपास जो है हो गए हैं। तो 50,000 से भी ज्यादा किलोमीटर हाईवे निर्माण सिर्फ इन 10 सालों में, और 97,000 देश की आजादी से लेके 2014 तक, यानी 70 सालों में 97,000 और उसके बाद सीधा 50,000 जंप हो जाना। एयरपोर्ट की बात करूं, 2014 तक हमारे देश में टोटल 48 प्लस 74 एयरपोर्ट हमारे देश में हुआ करते थे। 74, आज पूरा डबल 148 एयरपोर्ट हमारे देश में है। तो ये सब जब कांग्रेस कर रही थी कि देश के अंदर पैसा नहीं है, हमारे देश के अंदर संसाधन नहीं है, देश की जीडीपी जो डाउन हो रही थी, और आज वही मोदी सरकार चारों तरफ का डेवलपमेंट करती हुई देश को आगे बढ़ा रही है। मोदी सरकार एयरपोर्ट भी बना रही है, हाईवे भी बना रही है, रेलवे का भी विकास हो रहा है। आज जहां भी देखो रेलवे का जाल बिछ रहा है, जो पुरानी जो गेज चेंज करके आधुनिक गेज में परिवर्तन किया गया है। अच्छे आप देख रहे हैं एयरपोर्ट के साथ जो रेलवे स्टेशन उन्हें एयरपोर्ट की तर्ज पे डेवलपमेंट हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन हो चाहे बुलेट ट्रेन हो, ये सभी हमारे देश में हमें, और वो भी आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट के साथ देश में ही बन रही है। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि जब पूरा विश्व वैक्सीन के लिए तरस रहा था, तो मोदी जी ने हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन बना के और सभी हमारे देशवासियों को वैक्सीन उपलब्ध कराई। जिस वैक्सीन को हमें भारत में इंपोर्ट करना पड़ता और एक वैक्सीन का 20,000 रुपये उस टाइम लगता, और एक फैमिली में अगर मैं समझता हूँ 4 भी मेंबर है तो 80,000 रुपये का खर्चा एक वैक्सीन पे आता, और 2 वैक्सीन लेनी पड़ती है तो 1,60,000 रुपये पर पर्सन का खर्चा होता। वो मोदी जी ने निःशुल्क उपलब्ध कराई। तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट है। मैं बात करूं किसानों का बहुत ध्यान रखा है मोदी जी ने। आज किसानों को जो ये हर जो उनको 2,000 रुपये की राशि जो दी जा रही है, 6,000 रुपये सालाना राशि, अब उसको बढ़ा भी रहे हैं। तो ये सब जो किसानों का भी मोदी जी ने पूरा ध्यान रखा है। देश के जो आर्मी डिफेंस को, क्योंकि जब तक हमारी सुरक्षा प्रणाली मजबूत नहीं होगी तो हमारा भारत देश निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरे देश के लोग जो है हमें आंख दिखाने का काम करते थे, आज वो हमसे, भारत सभी देशों के साथ आंख से आंख मिला के बात करता है। तो ये सब किस लिए पॉसिबल हुआ? ये सब हमारी आज डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि विरोधियों को हमारे नाम से डर लगने लगा है। ये सब मोदी जी की सोच है। हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास के साथ देश को आगे बढ़ाना, और उसके बाद जो हमारा सनातन धर्म है
जिसकी उपेक्षा हो रही थी, मंदिर हमारे तोड़ दिए जाते थे और हमारे जो मंदिर तोड़ने वाले लोगों का गुणगान किया जाता था, अकबर महान पढ़ाया जाता था, बाबर की गाथाएं गाई जाती थी, औरंगजेब जिसने हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, उसकी हमें पुस्तकों में पढ़ाया जाता था। और जो हमारे क्रांतिकारी वीर महाराणा प्रताप हो, हमारी झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो, ऐसे अनेक शिवाजी हो, तो ऐसे अनेकों अनेक जो महापुरुष है उनका हमारे पाठ्य पुस्तकों से बिल्कुल हटा दिया जाना, ये घोर अपराध, घोर पाप कांग्रेस सरकार ने किया। मोदी जी ने वापस इन हमारी कल्चर को, हमारी सभ्यता को फिर से रीडेवलपमेंट किया है, रीस्टोर किया है। और आने वाले समय के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि ये राम मंदिर जो निर्माण है, ये कोई एक छोटा सा कार्य नहीं है कि ठीक है एक मंदिर बन गया। ये हमारी आस्था का विषय, ये हमारी इज्जत का जो एक अपनी स्वाभिमान की रक्षा का काम ये मोदी जी ने किया है। और आने वाले समय में चाहे वो वृंदावन मथुरा में हो या अन्य जो जितने भी हमारे वाराणसी के जो हो, इन तीर्थ स्थलों पर भी हमारे फेवर में काम होंगे। दिल्ली से सटे दो राज्य पंजाब हरियाणा किसान आंदोलन हुए, 3 काले कानून उन्होंने कहा काले कानून है वो वापस लिए गए। आज वर्तमान में दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में हैं। आपके कुछ सांसदों के यहाँ से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हो, मीनाक्षी लेखी हो, पूर्व टूरिज्म राज्य मंत्री और रमेश बिदूड़ी, इस तरह से सांसदों के टिकट भी कटे। ये सारे फैक्टर्स मिलाकर क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा दिल्ली की इन 7 सीटों पर? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। वैसे तो आज दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनका नाम नहीं लेना चाहता जो कि लोगों को ठग करके सत्ता में आए। उन्होंने कहा था कि मैं ईमानदारी की राजनीति करने आया हूं, मैं ना सरकारी मकान लूंगा, ना बंगला लूंगा, मैं ना गाड़ी लूंगा और मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं कोई सुविधा नहीं लूंगा। आज उस व्यक्ति ने, जब पूरा देश कोरोना की उस मार में हमारे देश के लोग पीड़ित थे, सब व्यथित थे, देश में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय एक और जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लाकर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने शीश महल को सजाने में लगे हुए थे। कहाँ पे क्या लगना है, कहाँ कोमोड कैसा लगना है टॉयलेट का, कहाँ पे कौन सी टाइल लगनी है, कौन से पर्दे लगने हैं, लाखों करोड़ों रुपए का उसमें खर्चा उन्होंने करके वो कोरोना के अंदर अपने घर को सजा रहे थे। और आज जब दिल्ली के अंदर गली गली के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से आप 1 किलोमीटर जाएंगे, इस क्षेत्र के अंदर कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर 3 से 4 शराब की दुकानें उन्होंने खोल दी थी। हर 1 किलोमीटर के अंदर, हर 200, 250, 500 मीटर के अंदर आपको एक शराब की दुकान मिल जाती थी। हर माता बहनें परेशान थी जब शराब की दुकान के आगे जब पूरी लाइन लगती थी तो केजरीवाल को लोग खूब कोस रहे थे। लेकिन सत्ता के मद में अंधे होकर उन्होंने अपने जो कमीशन वगैरह, इन्होंने जो घोटाला किया, शराब के ठेकेदारों से कमीशन वसूल करके उनको इस तरह का ये किया, उसकी वजह से आज वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। और इसी का परिणाम है कि दिल्ली के अंदर लोगों में केजरीवाल के प्रति पूरा गुस्सा है और उसका सीधा सीधा परिणाम आपको 7 सीटों पर देखने को मिलेगा चुनाव के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बनी रहिए हमारे साथ लोकसभा चुनाव के और अपडेट्स के लिए। ये थे हमारे साथ दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री राम अटल जी। बहुत बहुत धन्यवाद।